Hello student, in this video lecture we are going to discuss about above principle. This is most important principle. Here above not a name of scientist, it is a German language word. Above is German language word. मीनिंग अबाउ मीनिंग होता है अफवाओ मीन्ट बाय बिल्डिंग अप ठीक है। बिल्डिंग अप मीन्स निर्माण करना। तो ये क्या बताएगा स्टूडेंट, आप समझना, ये सबशेल मिनिमम एनर्जी फील्ड ऑफ फर्स्ट एंड देन नेक्स्ट सबशेल ऑफ हायर एनर्जी, यानी ये सबशेल के बारे में हमें बताने वाला है। ठीक है, तो ये अबाउ प्रिंसिपल बताता है द सबशेल विद मिनिमम एनर्जी इज फील्ड ऑफ फर्स्ट देन द नेक्स्ट सबशेल ऑफ हायर एनर्जी स्टार्ट फिलिंग, है ना। जिनकी एनर्जी कम है वो पहले फिल हो जाती हैं, उसके बाद फिल होने के हाई एनर्जी की सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। यानी ये बताता है एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l रूल। प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे n+l रूल हमने डिस्कस किया था। ठीक है, फिर से हम इसको समझेंगे। n+l रूल है क्या, तो द सबशेल लोवेस्ट वैल्यू n+l इस फील्ड ऑफ फर्स्ट, जिसमें n+l की वैल्यू कम आती है उसको हम पहले फील्ड करते हैं। 2 और मोर सबसेल हैव सेम n+l वैल्यू, अगर 2 या 2 से ज़्यादा सबसेल में n+l की वैल्यू एक समान आ जाती है, द सबसेल लोवेस्ट वैल्यू n, उसमें हम क्या करेंगे, जिसमें लोअर वैल्यू हो उसको पहले रखेंगे एंड देन n की वैल्यू जिसमें ज़्यादा होगी उसको बाद में रखेंगे। अब समझ लिए फिर से एक बार n+l है क्या, तो n है स्टूडेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी n की वैल्यू आपको पता है 1 2 3 एंड सो ऑन 4। ठीक है, और l यहाँ पर बता रहा है स्टूडेंट एजीमुथल क्वांटम नंबर, l बताएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर को। और l की जो वैल्यूज़ होती हैं स्टूडेंट आपको पता है कि जो l होता है उसकी वैल्यू 0 1 2 3 है ना। l की वैल्यू जो होती हैं आपको पता है कि l की वैल्यू होती हैं 0 1 2 3 4। अगर 0 है तो यहाँ पे आप मानेंगे s, है ना, सबशेल और ऑर्बिटल, यहाँ पर p और यहाँ पर d और यहाँ पर आता है f। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। l = 0 तो s सबशेल, l = 1 तो p एंड l = 2 तो d सबशेल, l = 3 तो f सबशेल। राइट, तो यहाँ पे हमने समझना है ये सबशेल हमने लिखी हैं। यहाँ पे 1s में आपने देखना है, तो 1s में ये 1 जो है रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ऐसे 2 भी रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो ये जो शेल है, यानी शेल जो है गिवन शेल, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बता रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे s जो है यानी l है, और l की वैल्यू अगर s है तो 0 होती है, p है और वाइटल सबशेल तो 1 एंड d है तो 2 और f होती है तो 3 होती है। अब यहाँ पे आपको समझना है स्टूडेंट कि हमने निकालना है n+l रूल, तो 1 और s के लिए क्या होगी 0। यहाँ से आप देखेंगे s के लिए क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो s के लिए 0 तो 1 + 0 = 1। ऐसे इसके लिए लिखेंगे आप तो 2 + s के लिए 0, आपको मिलेगा आंसर 2। ठीक है, अगर हम इसके लिए लिखेंगे तो p के लिए क्या होती है, यहाँ पर 1 होती है, या फिर से हम लिख देते हैं p के लिए l की वैल्यू 1 होती है, s के लिए 0 होती है, p के लिए 1 होती है, s के लिए 0 होती है, और d के लिए 2 होती है, एंड यहाँ पे p के लिए 1 होगी, और फिर से s के लिए 0 होती है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हैं ये किसकी वैल्यू हैं, l की वैल्यू हैं। ठीक, किसकी वैल्यू है, l की वैल्यू हमने यहाँ पे बता दी। 2 और p के लिए क्या आएगा 1, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 3। इसी तरह से इसमें देखेंगे 3 + s के लिए 0, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आंसर 3। यहाँ पे आप बात करेंगे तो 3 + p की वैल्यू होती है 1, नाउ 4। यहाँ पे देखेंगे 4 s के लिए 0, तो आपको यहाँ पे 4 मिलेगा, एंड इसमें आप देखेंगे 3 + d के लिए होता है 2, d के लिए, है ना, l की वैल्यू क्या होगा d के लिए 2,
तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 5 एंड लास्ट 4 प्लस P के लिए 1, तो आपको यहाँ पर भी 5 मिलेगा एंड लास्ट में देखेंगे 5 प्लस S के लिए 0, तो यहाँ पे आपको 5 मिलता है। अब स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ पर भी 5 वैल्यू, यहाँ पर भी 5 वैल्यू, यहाँ पर भी 5 वैल्यू है। तो यहाँ पे हमने 3D को पहले रखा है, 4P को उसके बाद फिर 5S आता है। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि यहाँ पे ये जो है n की वैल्यू है, ये किस जो पहले लिखी हमने ये क्या है n की वैल्यू, यानी ये n की वैल्यू है और यहाँ पर ये भी n वैल्यू है और ये भी, तो n की वैल्यू यहाँ पर क्या है मोर है और यहाँ पे लेस है, यहाँ मोर है, तो लेस वैल्यू पहले आती है, तो इसलिए ये हमने 3D को पहले रखा, 4P को उसके बाद और 5S को उसके बाद में। ठीक है, यहाँ पे आप इनमें चेक कर लीजिए, दोनों 4 हैं, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको देखना है n की वैल्यू को, n की वैल्यू यहाँ पे लोअर है और यहाँ पे हायर है, तो इसको पहले रखा, इसको बाद में रखा। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी n की वैल्यू देख लेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो हमने 2p शेल को पहले रखा सब शेल को और 3s को उसके बाद में रखा है। ठीक है, तो ये आपको एक अरेंजमेंट देता है, 1s की एनर्जी, 1s सबसे लो एनर्जी, उसके बाद ऐसे ये 2s में आता है, फिर 2p में आता है, इस तरह से ये एनर्जी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो एक अरेंजमेंट बनता है और अबाव प्रिंसिपल हम उसकी हेल्प से भी करते हैं। तो आपको पहले इसको ध्यान रखना है, 1s 2s 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s एंड सो ऑन, आगे तक हम इस तरह जाते हैं। ठीक, इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। ना स्टूडेंट बात करेंगे अब अबाव प्रिंसिपल को इस तरह से भी हम याद कर लेते हैं, तो ये तरीका भी काफ़ी इजी है, n+l रूल की हेल्प से इसको हम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n = 1, यानी शेल ये पहली सेल के लिए, सेकंड सेल, थर्ड सेल है ना, यानी ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। n 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने 8 तक यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, 7 तक भी कर सकते हैं आप, 8 तक भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इस तरह से इसको ऐसे दिखाना है, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो इसको दिखाएंगे, फिर हम इन दो को इस तरह से ऐसे दिखाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से ऐसे फिल करते हैं, ये सब शेल ऐसे आएगी एंड देन ये, उसके बाद हमने इस तरह से, फिर ये ऐसे एंड लास्ट वन इस तरह से ऐसे। तो ईज़िली आपने इसको ऐसे बना लेना है। अब आपको समझना है कि इस तरह से यहाँ पर ये यहाँ आएगा और फिर आप कम बैक यहाँ पर आएंगे। ठीक है, यहाँ से जाएंगे, इस तरह से आप आगे बढ़ते जाते हैं और एक अच्छा सा अरेंजमेंट बना लेते हैं। फिर से आप समझ लीजिए, ये हमने जो रखना है n+l की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 है और आपको पता है l = होता है 0, है ना, 1 2 3, तो यहाँ पे होता है s ऑर्बिटल, p सब सेल, d सब सेल और f सब सेल। अगर यहाँ पे s आता है तो l की वैल्यू 0 आती है, यानी यहाँ पर 1 आई होगी, तो इसको पहले रख दिया। इसी तरह से इसके बाद हमने इस रूल की हेल्प से ये वैल्यू रखी जो अभी प्रीवियस हमने अभी देखा था। ठीक है, तो आपने इसको एक अरेंजमेंट बना लेना है कि भाई पहले 1s आएगा, इस तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे 1s, है ना, और 1s के बाद ये 2s आएगा, 2s के बाद हम फिर से घूमकर यहाँ आएंगे, इधर वापस यहाँ जाएंगे और यहाँ से आप कम बैक टू हियर 2p के बाद स्टूडेंट आएगा ये 3s और 3s के बाद देखो यहाँ पर ये 3s के बाद हम फिर से कम बैक टू हियर, यहाँ आएंगे, हमें मिलेगा 3p, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3p के बाद 4s के बाद फिर हम यहाँ से वापस आएंगे और आप आ जाओगे यहाँ पर 3d। ठीक है, फिर से हम 3d में आएंगे, 3d के बाद ये 4p के बाद यहाँ से यहाँ 5s। तो इस तरह से आप इन वैल्यू को बनाते जाएंगे, डैश आप पूरा एक अरेंजमेंट बना लेते हैं और ये बन जाता है एक इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हेल्प करेगा। तो पहले 1s, ठीक है, 1s पहले, फिर 2s 2p 3s 3p 4s 3d
4p 5s, ठीक है। तो ये एक अरेंजमेंट चलता है, तो आप इसकी हेल्प से ऐसे बनाकर लिख सकते हैं। पहले आप लिखेंगे, है ना, 1s 1 से 8 तक की लाइन, यानी पहले आप कट करते हैं इस तरह से 1 1 1 1, ठीक है, ऐसे भी याद रखना 1 1, उसके बाद 2 और ये 2, तो 2 और 2 अरेंजमेंट आप ऐसे एक ट्रिक से याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 1 2 3, यानी 3 और 3 को, ठीक है, ये 3 लाइन और ये 3, उसके बाद 4 और 4। तो एक ये ट्रिक है कि इसकी हेल्प से भी आप इसको याद रख सकते हैं। कई बार आप ऐसा बनाते हैं तो वो गलत हो सकता है। तो पहले आप 1 फिर 1 एंड देन 2 2, फिर ये 3 3, फिर ये 4 एंड 4। तो इस तरह का अरेंजमेंट बना लेंगे और किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप इसकी हेल्प से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें सोडियम दिया गया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको लिखना है ना। एटॉमिक नंबर आपको याद रखना है 11 होता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 1s पहले आएगा, ठीक है। तो 1s, s में पता मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, फिर 2s2, है ना। 2s2 के बाद क्या आता है स्टूडेंट, देखो 1s 2s, फिर आएगा 2p, तो 2p में मैक्सिमम 6 होते हैं, 2p 6, 2p के बाद क्या आता है 3s, तो यहाँ पे 3s, तो 2 2 4 6 10, 3s 1, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे आए 11, यानी एटॉमिक नंबर 11, और इसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आगे हम हुंस रूल पढ़ेंगे उसमें हम इसको और ज़्यादा क्लियर करेंगे। सिंपल है बात, फिर से समझ लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे कैल्शियम दिया है, तो कैल्शियम का होता है 20, उसके लिए आप लिखेंगे, तो आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, है ना, 20 हो गया। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ पे 2 2 4 6 10 12 एंड यहाँ पे ये 6, है ना, 18 20, है ना। तो इस तरह से आप अरेंजमेंट, या आप ऐसे कर लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है। आपको कैसे चलना है, ऐसे कम बैक 2s, यहाँ नहीं आना, फिर यहाँ से अंदर जाना है, फिर यहाँ आना 2p 3s। अब आपको एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि s में 2 आ रहे हैं और p में 6 आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं और p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं और f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14 होते हैं। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, आप इसको ध्यान रखेंगे, इसको भी एक पॉइंट को नोट कर लेंगे और इसकी हेल्प से आप बहुत सारे एलिमेंट्स का, बहुत सारे एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ईजिली बना सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए। फिर आगे आप समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सम एलिमेंट्स। नाइट्रोजन, दिस एटॉमिक नंबर, तो नाइट्रोजन का हम लिखेंगे 1s2s, है ना, 1s, उसके बाद आता है 2s 1s2 2s2 एंड देन 2p, यहाँ से हम यहाँ गए, यहाँ आए, फिर घूमकर यहाँ आएंगे 2p, तो 2p। अब देखो यहाँ पे हमें 7 करना है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 2 2 4, अभी हमारे पास कमी है 3 की, तो 2p 3, मैक्सिमम 6 होते हैं। आपको ध्यान रखना है s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, p में मैक्सिमम 6, d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 और f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14। तो ये जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने एटॉमिक नंबर भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन उतने हम इन सब शेल में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। 1s2 2s2 2p3, अब काउंट कीजिए, यहाँ पर इनको काउंट करेंगे, आपको मिलेगा 2 2 4 एंड 3 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन का हो जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पे 1s2 2s2 2p, देखो यहाँ पर 8 है, तो 2p 4 करेंगे आप, है ना, तो यहाँ पे हमने 4 करना है, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से फ्लोरीन में देखेंगे, यहाँ पे 1s2 2s2 2p6
यहाँ तक कितना हो जाता है 10, तो हम कितने करेंगे 2p5 करेंगे स्टूडेंट। तो 2 2 4 और 5 यहाँ पे हो जाते हैं 9। क्लियर हो गई बात। नियॉन में देखेंगे, नियॉन में 1s2 2s2 2p कितना आएगा 5 6 यहाँ पर, तो 2 2 4 6 10, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं 10 हो जाते हैं, यानी एटॉमिक नंबर 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ईजिली कर सकते हैं, और भी बहुत सारे एलिमेंट का इसके बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ईजिली आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे स्कैंडियम लिख दिया, स्कैंडियम का होता है इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 21, तो हम करेंगे 1s2, ठीक है 1s2 एंड देन 2s2 एंड देन 2p6 3s2 3s के बाद फिर से यहाँ नहीं जाना है हमें, यहाँ से लौट कर यहाँ आना है 3p6, ठीक है 3p6 के बाद 4s2 और 4s2 के बाद आप लौट कर यहाँ आएंगे तो 3d। अब देखिए यहाँ पे काउंट कर लेंगे आप 2 2 4 6 10 12 6 18 20, और यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, डी में कितना आएगा 1, 5 होते हैं मैक्सिमम, 10 होते हैं मैक्सिमम, है ना, तो यहाँ पर 1 आएगा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो ये इलेक्ट्रॉन आप काउंट करते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाते हैं 21। ठीक है, इस अरेंजमेंट में आपको चलना है। स्कैंडियम के अलावा आप टाइटेनियम ले लीजिए। टाइटेनियम 22 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो यहाँ तक सेम रहेगा, है ना, यहाँ तक आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे 4s2 तक, और यहाँ पे 3d क्या कर लेंगे आप 2 कर देंगे। क्लियर हो गई बात। ऐसे आगे चलते हैं, 23 आता है वेनेडियम में, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेंगे, आप ऐसे ही चलेंगे और आगे आपको यहाँ पे लिखना है 3d, 2 के बाद 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। इसी तरह से आप 24 में आता है क्रोमियम का स्टूडेंट। क्रोमियम में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। अब स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, जो d होता है, अगर d में 4 हैं तो हम उसमें d में 5 फिल करते हैं, क्योंकि 5 अगर d में हाफ फील्ड है d ऑर्बिटल, क्योंकि टोटल 10 होते हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, तो हम d4 का क्या कर देते हैं 5 कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा स्टूडेंट, हमने यहाँ पे 4 के 2 इलेक्ट्रॉन है 4s में, तो यहाँ 1 करेंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम 5 कर लेंगे, यानी ये अबाव प्रिंसिपल का क्या है, एक तरह का एक्सेप्शन है। इसको हम स्टार बना देंगे और आगे हम इसको समझेंगे। यहाँ तक नोट कीजिए। Now student, some exception to above principle. Exception first, chromium. Chromium में आप लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d देखेंगे 4। तो ये है स्टूडेंट रॉन्ग, अबाव का एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे हमने क्या समझना है, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड, हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड सबसेल जो होती हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। यानी अगर D5 है तो ज़्यादा स्टेबल, अगर F7 है, क्योंकि D10 होती है, D में कितने होते हैं 10 होते हैं, तो इस तरह से आप समझ लेंगे। तो D5 हो या फिर आप समझना D5 हो या फिर F7, ये क्या होती है मोर स्टेबल। तो हाफ फील्ड हो या फुल्ली फील्ड हो, यानी D10 हो या फिर F क्या होना चाहिए 14। तो ये जो होती हैं गॉड एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो S वाला है इसका एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे भेजेंगे, जिसमें यहाँ से स्टेबल हो जाए ये d ऑर्बिटल। ठीक है, तो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होना चाहिए इसका 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6, ठीक है, एंड 4s1, और यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो यहाँ आपको मिलेगा 3d5। तो ये जो अब हमने यहाँ पे लिखा, इसको हमने चेंज किया है, यहाँ पे ये करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये वाला सही होगा और ये रॉन्ग, समझ गए। अच्छा, कई जगह स्टूडेंट आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि यहाँ तक आप लिख देंगे आर्गन, है ना, तो इसमें क्या होगा, आपको ये पूरा कहीं नहीं लिखते हैं आप, तो यहाँ पे आर्गन लिख सकते हैं, है ना, या फिर आप क्रिप्टॉन लिख सकते हैं। तो कई बार इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक इनर्ट गैस भी लिखी हुई आपको मिल जाती हैं बुक्स में, कई जगह लिखा होता है, तो उसको भी आप इस तरह से समझ लेंगे। नाउ स्टूडेंट, आप समझेंगे आप कि इसको और हम कैसे लिख सकते हैं। तो दूसरा जो तरीका है, आपको बुक्स में ऐसे लिखा हुआ मिलता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये 3 जो शेल हैं, इनको हम एक साथ यहाँ से उठा के इसको यहाँ भी आप लिख सकते हैं, तो 3d5। लेकिन अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसे ही लिख रहे थे अरेंज में, लेकिन कई बुक्स में आपको ऐसे लिखा हुआ मिल जाता है कि 3 वाली सेल सब एक साथ, है ना, और लास्ट में 4s1। एक तरीका तो ये है। दूसरा, आपको कुछ बुक्स में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ से यहाँ तक 18 तक 2 2 4 6 10 12 और यहाँ तक, ये इसकी जगह आप आर्गन लिख सकते हैं, आर्गन AR, क्योंकि आर्गन का जो एटॉमिक नंबर होता है, आर्गन का स्टूडेंट एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है, ठीक है बात। तो हम इनर्ट गैस में, आर्गन एक इनर्ट गैस है, तो इसकी जगह हम आर्गन लिख देंगे, यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक 18 हो गया, तो शॉर्ट में हम इसको ब्रैकेट में आर्गन लिख देते हैं। और उसके बाद यहाँ आप ये 2 बच रहे हैं, इसको हम यहाँ पे आगे लिख देते हैं 3d5 एंड 4s1, ठीक है। आप ऐसे कर लीजिए, या 4s1 को पहले लिखो और 3d को बाद में लिखो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गन 4s1 3d5, ठीक है। तो दोनों करेक्ट है, इस तरह का अरेंजमेंट आपको मिल जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट आपको कॉपर दे दिया गया, तो कॉपर का स्टूडेंट कितना होता है, 29 होता है, तो इसमें भी क्या आएगा, एक्सेप्शन आएगा। तो हम इसमें कॉपर में लास्ट सेल का ही अब लिखते हैं, लास्ट सेल में 4s2 3d9 होता है, क्योंकि यहाँ तक 20 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजेंगे, तो आपको सही अरेंजमेंट मिलेगा 4s1 3d10। तो ये वाला जो होगा करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आप इसको कुछ ऐसे लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट, हमने ये सीखना है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल क्यों होते हैं, यानी d5 या d10, यानी हम बात करेंगे d5 d10 या फिर f7 और f14। ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यानी मोर स्टेबल होते हैं। अब क्या रीज़न है इनके पीछे स्टेबिलिटी का, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल ड्यू टू 2 रीज़न। हमने यहाँ पे 2 रीज़न समझने हैं। फर्स्ट रीज़न हमारा बताता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, है ना, तो वो स्टेबल ज़्यादा से ज़्यादा होती है, इसलिए d5 मोर स्टेबल और d4 कम स्टेबल होती है, ठीक है। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्टेबिलिटी, यानी मोर एक्सचेंज मोर स्टेबिलिटी। आपको ध्यान रखना है, अगर मोर एक्सचेंज होता है तो मोर स्टेबिलिटी होगी। अब एक्सचेंज कैसे होगा, इस बात को आप समझेंगे। देखो यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, पहला इलेक्ट्रॉन, ये पहला इलेक्ट्रॉन हमने लिया और ये ऐसे यहाँ पे एक्सचेंज करेगा, फिर यहाँ पे एक्सचेंज करेगा और यहाँ पर, यानी 1 2 3 टाइम्स एक्सचेंज कर रहा है। यहाँ पर कितने एक्सचेंज आते हैं, 3 एक्सचेंजेस होंगे पहले इलेक्ट्रॉन के। अब हम इस दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ पे एक्सचेंज करेगा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सचेंज करेगा, यानी यहाँ पे जो एक्सचेंज की बात कर रहे हैं सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो ये टोटल कितने एक्सचेंज आएंगे, तो यहाँ पर एक्सचेंज आपको मिलेंगे 2 एक्सचेंज। क्लियर हो गई बात।
यहाँ पे हम अब आते हैं 3 वाले इलेक्ट्रॉन के पास। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ ओनली एक्सचेंज करता है अपनी एनर्जी को, यानी यहाँ पे जो एक्सचेंज है इस 3 वाले इलेक्ट्रॉन का कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ पे टोटल एक्सचेंज अगर हम इसमें बात कर रहे हैं तो टोटल एक्सचेंज हमें मिलते हैं, टोटल हमें कितना मिल रहा है एक्सचेंज, यहाँ पे मिला हमें 3 2 1, यहाँ पे 3 + 2 + 1, यानी टोटल एक्सचेंज हमें मिलेगा यहाँ पे 6 एक्सचेंज। तो ये जो है हमने क्या करा, इसमें D में 4 रखा था और S में 2 रखा है, यानी अगर D4 आप यूज़ कर रहे हैं जो रॉन्ग होता है, एक्सेप्शन की बात करते हैं, तो हम समझेंगे कि अगर हमने क्रोमियम में क्या कर लिया, क्रोमियम में 24 में हमने क्या करा 4s2 4s1 कर लिया और हमने क्या करा 3d5 किया। तो अगर 5 होगा तो टोटल एक्सचेंज कितने होंगे ये हमने अब समझना है। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम इसको लिखते हैं। नाउ स्टूडेंट हमने अब समझना है कि अगर क्रोमियम में हमने 3d5 यूज़ किया है तो कितना एक्सचेंज होगा, यानी 3d4 हमने लिया था तो ये पहला इलेक्ट्रॉन इस तरह से 3 बार एक्सचेंज कर रहा था, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2 बार एक्सचेंज कर रहा था एंड लास्ट तीसरा इलेक्ट्रॉन कर रहा था 1 टाइम। तो टोटल एक्सचेंज आ रहा था यहाँ पर हमारा 6। ठीक है, यानी 3 + 2 + 1 = 6, ये टोटल एक्सचेंज आ गया, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बात। अब हम D5 में जब भरेंगे इलेक्ट्रॉन तो 1 2 3 4 और ये 5, ये मेरा पहला इलेक्ट्रॉन है और इसमें मैंने ऐसे इसको एक्सचेंज कराया। तो 1 एक्सचेंज, 2 एक्सचेंज, 3 एक्सचेंज और ये 4 एक्सचेंज, यानी यहाँ पे जो एक्सचेंज का नंबर है, कितना एक्सचेंज हुआ इलेक्ट्रॉन का, एनर्जी का, तो आप करेंगे 4, पहले इलेक्ट्रॉन का 4। ठीक, अब हम दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ते हैं, 3rd 4 और ये 5। ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है, इसका एक्सचेंज 1 एक्सचेंज, 2 और ये इस तरह से 3 एक्सचेंज। तो टोटल एक्सचेंज यहाँ पे कितना हो रहा है स्टूडेंट, देखो 1 2 3, तो यहाँ पर एक्सचेंज की बात करेंगे तो यहाँ पर 3 एक्सचेंज आता है। क्लियर हो गई बात। अगर हम इसमें बात करते हैं तो 1 2 3 4 और 5। अब हम यहाँ पे हमने ये सेकंड यूज़ किया था, अब हम बात करेंगे थर्ड इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन में एक्सचेंज आप देखने जा रहे हैं। थर्ड में देखो ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा और फिर ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, यानी टोटल एक्सचेंज यहाँ पे कितना आ जाता है 1 2 एक्सचेंज यहाँ पर। तो अब हम सबका टोटल निकालेंगे तो यहाँ पे 4 3 2, अगर हम इसका टोटल एक्सचेंज देखते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है 4 3 2, 4 + 3 + 2, यानी टोटल एक्सचेंज यहाँ पे स्टूडेंट आपको मिला 4 3 7 9, यानी यहाँ पे जो टोटल एक्सचेंज है वो आपको मिलता है 9, यानी 9 एक्सचेंज जो है मोर है और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेस आ रहा था। इसलिए हम 3d4 4s2 नहीं यूज़ करते हैं, ये है रॉन्ग और ये बन जाता है एक्सेप्शन ऑफ द अबाव प्रिंसिपल और ये हमारा होता है करेक्ट, यानी हम इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि मोर एक्सचेंज अगर है तो मोर स्टेबिलिटी होगी, यानी मोर एक्सचेंज है तो यहाँ पे ये मोर स्टेबल होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो होगा लेस एक्सचेंज है तो ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा। तो इन दो बातों को आपको ध्यान रखना है और ये अबाव प्रिंसिपल हमने इस तरह से समझ लिया। और भी बहुत सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अबाव प्रिंसिपल की हेल्प से आप कर सकते हैं, नोट कर लीजिए।